हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नवसृजन इंडिपेंडेंट लर्निंग पे। आज का ये वीडियो हम काफ़ी दिनों बाद बना रहे हैं। एक्चुअली हम अपने आप को अपग्रेड कर रहे थे। पहले हम वाइट बोर्ड पे वीडियो बना रहे थे, फिर मुझे लगा कि वीडियो क्वालिटी को बढ़ाना चाहिए, तो हमने स्मार्ट बोर्ड के साथ अभी वीडियो बनाते हुए आपके समक्ष आए हैं। आज हम 9th क्लास का स्टैटिस्टिक्स लेकर आपके समक्ष आए हैं। हम लोग अगर देखें तो स्टैटिस्टिक्स जो है काफ़ी इजी है और इससे आसानी से आपका 10 नंबर का जो क्वेश्चन है काफ़ी आसानी से आप हल कर सकते हैं। और 9th और 10th दोनों में सीक्वेंस बना हुआ है। 9th में आप बेसिक पढ़ेंगे, उसी का आप अगला सीक्वेंस 10th में पढ़ेंगे, इसलिए हमने अभी 9th क्लास का ही शुरू किया है। बेसिकली सांख्यिकी है क्या, हम लोग सांख्यिकी का परिचय पढ़ेंगे आज के इस वीडियो में, और आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, हम ये 3 टॉपिक आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं सांख्यिकी। इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। हम लोग इसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। सांख्यिकी है क्या, हम लोग पहले इसका परिचय जानेंगे। तो हम लोग आए दिन अपने व्यवहारिक जीवन में, अपने दैनिक जीवन में ये देखते हैं कि किसी भी प्रकार का अगर हमको योजना बनाना है, चाहे वो कोई कल्याणकारी योजना हो, वेलफेयर स्कीम हो, या आपके स्कूल के क्लास में अभी जैसे एक प्रोग्राम चल रहा है मिशन दक्ष का प्रोग्राम लाना है, या हमारे गांव में इंदिरा आवास योजना है जो कि एक कल्याणकारी योजना है, गांव के गरीबों के लिए आवास प्रदान किया जाता है सरकार के द्वारा। तो किसी भी प्रकार का कोई स्कीम अगर हम लाना चाहते हैं तो उसको लागू करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ ज़मीनी स्तर पर अध्ययन करने की ज़रूरत होती है कि हम लोग उसका सही हकदार कौन है, किसको, कौन कौन ऐसे लोग हैं जिनको हम वो सर्विस प्रदान कर सकते हैं। और इस प्रकार का तथ्य प्राप्त करने के लिए हमको सर्वेक्षण करना पड़ता है। सर्वेक्षण के द्वारा हम यह जान पाते हैं कि हमारा जो कार्य है, जो योजना है, उसमें हम किनको किनको कवर कर सकते हैं। और जब हमारे पास अध्ययन के द्वारा, सर्वेक्षण के द्वारा कोई आंकड़ा प्राप्त हो जाता है, फिर हम उसका विश्लेषण करते हैं, अध्ययन करते हैं, और विश्लेषण के पश्चात हम लोग एक निष्कर्ष पे, परिणाम पे पहुंचते हैं कि फाइनली हम कैसे अपने कार्य को, कैसे अपनी योजना को लागू करें। तो सांख्यिकी जो है उसकी परिभाषा हम लोग इस प्रकार दे सकते हैं। सांख्यिकी गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आंकड़ों का संग्रहण, माने कलेक्शन ऑफ डाटा, उनका प्रस्तुतिकरण, मतलब हम लोग उनको सरल ढंग से प्रस्तुत करें, उनका विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं, और इन सारे कार्य को करने के बाद हम लोग एक उचित निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हमें अपने कार्य को किस तरह करना चाहिए ताकि इसका हम मैक्सिमम प्रॉफिट, अच्छा से अच्छा हम अपने कार्य को संपादित कर सके। तो हम लोग सांख्यिकी का परिभाषा क्या देंगे? सांख्यिकी गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आंकड़ों का संग्रहण, उनका प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण, और फिर हम उचित निष्कर्ष के संबंध में अध्ययन करते हैं। और इसका उपयोग कहाँ कहाँ है? तो दैनिक जीवन में या व्यवहारिक जीवन में जितनी भी, हर एक क्षेत्र में इसका उपयोग है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, या सामाजिक हो, या व्यापारिक हो, या अकादमिक हो। इन सभी क्षेत्रों में हम लोग सांख्यिकी के द्वारा काफ़ी लाभान्वित होते हैं। सांख्यिकी के द्वारा हमें अपने कार्य को अंजाम देने में काफ़ी सहायता मिलता है। तो बेसिकली हम लोग ये देख सकते हैं कि ये जो हमारा सांख्यिकी है, इसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या करते हैं। तो सबसे पहला जो कार्य है वो है आंकड़ों का संग्रहण, कलेक्शन ऑफ डाटा। दूसरा, जब हमारे पास डाटा मिलता है तो जो डाटा हमें प्राप्त होता है, वह डाटा जो प्राप्त होता है वह रॉ डाटा हो सकता है, वह सजाया हुआ डाटा नहीं भी हो सकता है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, आंकड़ों को सजाने का कार्य करते हैं कि हम लोग उनको सही ढंग से सजा कर लिखें, जिसको हम लोग कहते हैं प्रस्तुतिकरण, जिसका मतलब होता है प्रेजेंटेशन। और जब हम लोग उसको सजा के लिखते हैं, फिर हमें अध्ययन करने में आसानी होती है और हम उसका एनालिसिस कर पाते हैं। फिर एनालिसिस के बाद हम एक कंक्लूजन प्राप्त करते हैं, मतलब हम एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। तो सांख्यिकी के अंतर्गत मुख्यतः ये कार्य किया जाता है। क्या है? आंकड़ों का संग्रहण, उनका प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण या व्याख्या, और फिर अपने निष्कर्ष को
प्राप्त करना। तो ये हमारा सांख्यिकी का परिभाषा है और सांख्यिकी के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य है। अब हम लोग आगे चलते हैं। सांख्यिकी का जो सबसे बेसिक चीज़ है वो क्या होता है? तो सबसे बेसिक चीज़ जो होता है वो होता है आंकड़ा। क्या होता है? आंकड़ा। क्योंकि हम लोग परिभाषा में ही पढ़े हैं कि आंकड़ों का संग्रहण, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, उनका विश्लेषण और फिर निष्कर्ष। तो हम लोग थोड़ा सा आंकड़ा जो है, आंकड़े के बारे में भी चर्चा कर लेंगे। आंकड़ा जो है वो बेसिकली लैटिन वर्ड से डैटम, डैटम से बना है, जो कि इसका सिंगुलर फॉर्म है। डैटम मीन्स आंकड़ा, और इसका प्लूरल होता है डेटा, जिसको हम लोग बोलते हैं आंकड़े। ये प्लूरल फॉर्म है। ये जो डेटा जो हम लोग यहाँ पे व्यवहार में लाते हैं वो जनरली हम प्लूरल फॉर्म को व्यवहार में लाते हैं, सिंगुलर फॉर्म को व्यवहार में नहीं लाते हैं। क्यों नहीं लाते हैं? क्योंकि जनरली डेटा जो है ना समूह में एग्जिस्ट करता है। डेटा का मतलब ही होता है काफ़ी सारे तथ्यों का समूह। तो हम लोग जनरली डेटा वर्ड का यूज करते हैं। अब ये डेटा है क्या? तो किसी विषय या मुद्दे पर एक विशेष संदर्भ में एकत्रित की गई सूचनाओं या तथ्यों के समूह को आंकड़ा का, इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा कर लेंगे। आंकड़ा जो है वह जो प्राप्त किया जाता है उसका एक विशेष संदर्भ होता है। एक विशेष संदर्भ में हम लोग आंकड़े इकट्ठे करते हैं। सपोज करें कि आपके गांव में या आपके विद्यालय में आपके कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों का प्राप्तांक, उनका जो वार्षिक परीक्षा हुआ उसमें कितने प्राप्तांक आए हैं उसका हम आंकड़ा इकट्ठा। तो ये जो प्राप्तांक जो हम इकट्ठा करते हैं उसका एक संदर्भ हो सकता है। हम प्राप्तांक क्यों इकट्ठा करना चाहते हैं? क्योंकि हम पता करना चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो स्टूडेंट्स है उसमें किनका परफॉर्मेंस कैसा रहा, कौन अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, कौन किनका परफॉर्म जो है वो लेवल से बिलो है। तो एक विषय पर और एक विशेष संदर्भ में सूचनाओं को एकत्र करते हैं। अगर हम आपकी कक्षा के स्टूडेंट का ही हम ये देखें कि कौन कौन स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो माल न्यूट्रिशन, कुपोषण के शिकार हैं, तो उस संदर्भ में हम क्या, अगर हम भार का, अगर हम भार, प्रत्येक विद्यार्थी का भार के बारे में हम सूचना एकत्र करें तो वो एक अलग संदर्भ होगा कि वहाँ हम कुपोषण से शिकार जो बच्चे हैं उसका आंकड़ा एकत्र करना चाहते हैं। अगर हम प्राप्तांक लेते हैं तो वहाँ एक अलग संदर्भ हो रहा है कि हम जो आंकड़ा इकट्ठा करना चाहते हैं वो बच्चों के कैसे परफॉर्मेंस हो रहे हैं एग्जाम में, उसके आधार पर हम लेना चाहते हैं। सपोज करिए कि हम बच्चों के ऊंचाई के बारे में आंकड़ा इकट्ठा करते हैं तो इसका संदर्भ अलग हो सकता है कि कौन कौन बच्चे जो हैं बौनेपन के शिकार हैं, कौन कौन बच्चे जो हैं अधिक या सामान्य ऊंचाई वाले हैं। तो जब भी डेटा इकट्ठा करते हैं तो वो किसी विषय या मुद्दे पर होगा और उसका एक विशेष संदर्भ होता है, एक विशेष कार्य के लिए डेटा इकट्ठा करते हैं हम लोग। तो परिभाषा इसे क्या देंगे? किसी भी विषय या मुद्दे पर एक विशेष संदर्भ में एकत्रित की गई सूचनाओं या तथ्यों के समूह को आंकड़ा का। और सूचनाओं को जो एकत्रित करने का कार्य है उसको हम लोग पर्यवेक्षण या सर्वेक्षण कहते हैं, सर्वे कहते हैं। सूचना एकत्र जो किया जाता है उस कार्य को बोलते हैं पर्यवेक्षण या सर्वेक्षण। जैसे एक डेटा इकट्ठा किया गया है, 40 इंजीनियरों के उनके निवास स्थान से कार्यस्थल तक की दूरी इस प्रकार पाया गया। एक डेटा इकट्ठा किया गया, एक ऑफिस में कार्य करने वाले 40 इंजीनियर्स है, उन 40 इंजीनियर्स जो का वो अपने घर से कितनी दूरी तय करके ऑफिस आते हैं, इसका एक डेटा, एक आंकड़ा एक प्राप्त किया गया। इसमें पाया गया कि पहले का जैसे 5 किलोमीटर की दूरी से आता है, 3 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, उसी प्रकार से देखते हैं 12, 14, 2, 9, 16, 15, 7, 6, 12। तो ये जो आंकड़े इकट्ठे किए गए, ये एक सूचना या तथ्य जो इकट्ठा किया गया, ये एक आंकड़ा कहा जा सकता है। सिमिलरली हम लोग ये देख सकते हैं कक्षा 8 के 30 छात्रों के रक्त समूहों को इस प्रकार दर्ज किया गया। एक कक्षा है उसमें 30 छात्र पढ़ रहे हैं, हर एक छात्र का क्या रक्त समूह है, क्या ब्लड ग्रुप है, इसका एक आंकड़ा इकट्ठा किया गया। ये एक आंकड़ा है क्योंकि इसमें एक सर्टेन विषय, सर्टेन संदर्भ में आंकड़ा इकट्ठा किया गया है। सिमिलरली एक शहर में वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता को मेट्रोलॉजिकल विभाग से प्राप्त किया गया। 30 दिनों का डाटा इस प्रकार से पाया गया है कि वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड कितनी पाई गई है। तो ये जो डेटा है एक विशेष संदर्भ में एक विशेष मुद्दे पर प्राप्त किया गया सूचना है, ये भी एक आंकड़ा कहलाएगा। तो अभी आप लोग आंकड़े के बारे में, आंकड़ा का परिभाषा
और आंकड़े इकट्ठा करने का जो कार्य है, और आंकड़ा विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न संदर्भों में, विभिन्न विषयों पे हो सकता है, इसकी चर्चा जो है अब हम लोग आगे पढ़ेंगे आंकड़ों के प्रकार के बारे में कि आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं। आंकड़ों के प्रकार, ये जो आंकड़ा है यह 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्राइमरी डाटा और दूसरा होता है सेकेंडरी डाटा, प्राथमिक आंकड़ा और गौण आंकड़ा। क्या है ये प्राथमिक आंकड़ा और गौण आंकड़ा? तो इसको जानने के लिए हम लोग अपने ऊपर के 3 उदाहरण को फिर से देखें। ये जो पहला उदाहरण है आंकड़े का, जो हमने उदाहरण दिया है, उसमें 40 इंजीनियर को उनके निवास स्थान से कार्यस्थल की दूरी इस प्रकार पाई गई। दूसरा जो है कक्षा 8 के 30 छात्रों के रक्त समूहों का क्या आंकड़ा है उसको दिया गया। और तीसरा को पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता को मेट्रोलॉजिकल विभाग से प्राप्त किया गया है। अब देखिए ऊपर के जो 2 उदाहरण है उसमें ये लिखा हुआ है कि 30 छात्रों के रक्त समूहों को इस प्रकार दर्ज किया गया, अर्थात इसको देखने से ऐसा लग रहा है कि जो सर्वेक्षण का कार्य है वह खुद आंकड़े, जो यहाँ जो आंकड़ा जो प्रस्तुत कर रहा है वह खुद ही सर्वेक्षण का कार्य किया है। आंकड़े इकट्ठे करने का कार्य उसी पर्सन के द्वारा किया गया है। और यहाँ जो लिखने की जो बात है, क्या कहा गया कि एक निश्चित शहर में वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता को मेट्रोलॉजिकल विभाग से प्राप्त किया गया, अर्थात यहाँ जो प्रस्तुत किया गया आंकड़ा है वह उस व्यक्ति के द्वारा इकट्ठा या संग्रह नहीं किया गया, वह किसी दूसरे सोर्स से, दूसरे स्रोत से लिया गया डाटा है। तो हम लोग का जो प्रकार है आंकड़ों का, उसके आधार पर हम लोग ये डिफरेंस पा रहे हैं कि एक प्रकार का आंकड़ा वो हो सकता है जिसका संग्रह खुद प्रस्तुतकर्ता जो आंकड़ा को सामने रख रहा है वो खुद ही उसको संग्रहित किया, और दूसरा जो आंकड़ा है उसको किसी दूसरे स्रोत से प्राप्त किया गया, वह खुद के द्वारा सर्वेक्षण से प्राप्त नहीं किया गया है। तो पहला जो हमारा उदाहरण हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे प्राथमिक आंकड़ा, प्राइमरी डाटा, अर्थात जिस आंकड़े को संग्रहित खुद सर्वेक्षणकर्ता द्वारा ही संग्रहित किया जाता है और उस आंकड़े की सत्यता की जिम्मेवारी उसी पर्सन पे है जिसने इस आंकड़े को प्रस्तुत किया। वैसा आंकड़ा जिसको सर्वेक्षणकर्ता या जिसको प्रस्तुतकर्ता के द्वारा ही संग्रहित किया गया है और उसकी सत्यता की जिम्मेवारी भी प्रस्तुतकर्ता पे हो, उसको हम लोग बोलेंगे प्राथमिक आंकड़ा। और ये जो दूसरा प्रकार है जिसमें जो प्रस्तुत करता है वह इस आंकड़े को स्वयं नहीं प्राप्त किया है, यह किसी दूसरे स्रोत से प्राप्त किया गया है और इसकी सत्यता, ये सही है या गलत है, इसकी जिम्मेवारी इसका जो प्रस्तुत करता है उस पर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ क्लियर लिखा है कि यह मेट्रोलॉजिकल विभाग से प्राप्त किया गया डाटा है। तो ऐसे आंकड़ों को हम लोग बोलते हैं गौण आंकड़ा या बोलते हैं सेकेंडरी डाटा। तो ये 2 प्रकार का आंकड़ा हमारा हुआ, प्राथमिक आंकड़ा और गौण आंकड़ा। अब एक दूसरा भी प्रकार है। दूसरा प्रकार क्या है? दूसरे ढंग से वर्गीकृत किया गया, वर्गीकरण करने का ये दूसरा तरीका है, जिसमें एक प्रकार के डाटा को, एक प्रकार के आंकड़ा को हम लोग बोलते हैं रॉ डाटा और दूसरे को बोलते हैं एरेड डाटा। रॉ डाटा और एरेड डाटा, इसका हिंदी क्या होता है? तो रॉ को हम लोग कहते हैं यथा प्राप्त आंकड़े और एरेड को बोलते हैं विन्यस्त आंकड़े। जैसा कि नाम से यह स्पष्ट है, वैसा डाटा, वैसा आंकड़ा जो संग्रहित करके बिना किसी भी प्रकार के सजावट के, बिना सजाए हुए हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया जाए, तो उसको बोलेंगे रॉ डाटा। और दूसरा डाटा है विन्यस्त। विन्यस्त का मतलब क्या होता है? सजाना। मतलब अगर आंकड़े को रॉ फॉर्म में नहीं, उसको थोड़ा सा सजा करके प्रस्तुत किया जाए, तो उसको बोलेंगे एरेड डाटा या विन्यस्त। मैं आशा करता हूं आप लोग इसको बिल्कुल ही स्पष्ट रूप से समझ पा रहे होंगे। अब हम लोग आंकड़ों के प्रकार के बाद आंकड़े के बारे में कुछ और भी जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। चर एक टॉपिक, इसमें एक टर्म आता है चर, और दूसरा एक टॉपिक आता है चरमान, और तीसरा एक टॉपिक आता है परिसर। अब ये चर क्या है, वेरिएबल्स क्या है? तो मैंने पहले ही हम लोग पढ़े हैं कि जब भी आंकड़ा इकट्ठा किया जाता है, आंकड़ों का जब संग्रह होता है, तो किसी न किसी विषय या मुद्दे पे होता है। तो जिस विषय या मुद्दे पर आंकड़े तैयार किए जाते हैं, जिस विषय मुद्दे पर आंकड़ों को एकत्रित किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? चर का। अब जैसे हम मान ले हमारा जो पहले का जो उदाहरण था, उस उदाहरण में हम लोग क्या देखे हैं? हमारा जो 3 उदाहरण यहाँ है,
पहला उदाहरण में क्या है, इंजीनियरों के उनके निवास स्थान से कार्यस्थल तक की दूरी, अर्थात आंकड़े जो इकट्ठे किए गए हैं उसका विषय क्या है, मुद्दा क्या है, दूरी। दूसरा जो हमारा आंकड़ा है उसमें छात्रों के रक्त समूहों के बारे में या उस विषय पर डेटा इकट्ठा किया गया है। सिमिलरली अगर हम लोग तीसरा उदाहरण देखें तो तीसरे उदाहरण में जो डेटा इकट्ठा किया गया है उसका विषय क्या है, मुद्दा क्या है, तो उसका विषय है वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता, अर्थात सांद्रता पर जो है डेटा इकट्ठा किया गया है। तो ये जो सब्जेक्ट है, डेटा का जो सब्जेक्ट है, जो मुद्दा है, उसे हम लोग चर कहते हैं। क्या कहते हैं, चर कहा जाता है। जिस विषय या मुद्दे पर सूचना एकत्रित की गई है उसे हम लोग वेरिएबल्स कहते हैं। हमारे पहले 3 उदाहरण में जैसे दूरी एक चर है, दूसरे में रक्त समूह को हम लोग चर कह सकते हैं, तीसरे में हम लोग प्राप्तांक को चर कह सकते हैं। तो ये हो गया चर, वेरिएबल्स ऑफ द डाटा। अब ये जो चर है ये भी 2 प्रकार का होगा, एक होता है संतत कंटिन्यूअस और दूसरा होगा असंतत डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल्स। ये क्या है, कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, जो कि ब्रेक नहीं हो, जो हर मान लेकर के चलता रहे, और डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, जो हर मान को ग्रहण नहीं करे, वह ब्रेक हो सकता है। जैसे अगर हम चर्चा करें कि एक क्लास के, एक कक्षा के सभी 30 विद्यार्थी, उनका हम लोग पहला देखें कि उनका द्वारा प्राप्तांक क्या पाया गया, उनका प्राप्तांक क्या आया। तो किसी भी कक्षा के विद्यार्थियों के द्वारा जो प्राप्तांक आता है वह पॉइंट में भी हो सकता है, अगर निगेटिव मार्किंग हो, या फिर हम अगर भार की बात करें, एक कक्षा के विद्यार्थियों का भार, वजन कितना है, इसका एक डाटा इकट्ठा किया जाए। ये जो भार है यह चर है, प्राप्तांक जो है वो चर है। तो भार जो है वह हमेशा पूर्णांक में ही हो यह संभव नहीं है। भार जो है वह दशमलव में भी या फ्रैक्शन में भी हो सकता है। जैसे किसी का भार 30 किलो हो सकता है, किसी का 31.2 भी हो सकता है, किसी का 25.6 भी हो सकता है। अर्थात भार जो है यह कोई भी वैल्यू ग्रहण कर सकता है। तो इसको हम लोग बोलेंगे संतत कंटिन्यूअस चर। परंतु इसके विपरीत अगर हम एक आंकड़ा के बारे में बात करें जिसमें यह कहा जाए कि एक गांव के 50 परिवार है और उन सारे परिवार में कितने बच्चे हैं, तो अब ये जो डेटा होगा यह सभी मान को ग्रहण नहीं कर सकता है, यह डिसकंटिन्यूअस होगा, क्योंकि बच्चे जो है वो पूर्णांक में ही होंगे, या तो 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, 1 होंगे, 0 होंगे, कभी भी 2.5, 3.2 इस तरह का वैल्यू नहीं हो पाएगा। तो कहने का मतलब यह है, ये डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल्स हो गया, असंतत चर है। कौन सा, बच्चे की संख्या। अगर ऐसा कोई चर हो, इस तरह के मुद्दे पर कोई डाटा अगर संग्रहित किया जाए जिसमें बच्चे की संख्या है, तो ये जो चर है यह हमेशा पूर्णांक मान को ही ग्रहण करेगा। तो इसको हम लोग कहेंगे डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल। और भार हो गया, प्राप्तांक हो गया, जैसे तापमान हो गया, हाँ, सांद्रता हो गई, तो ये सब जो है हर मान को ग्रहण करेगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे संतत। तो ये हो गया चर का प्रकार, मतलब विषय या मुद्दा जो होगा वह या तो संतत हो सकता है या नहीं तो असंतत होगा। क्यों होगा, इसका हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा कर लिया। अब हम लोग आते हैं, अगला एक हम लोगों को टर्म पढ़ना है चर मान के बारे में, वेरिएट्स। तो वेरिएट्स क्या है, तो आंकड़े में उपस्थित सभी प्रेक्षण अर्थात सभी मान, उसको हम लोग चर मान का। जैसे हम लोग अभी कुछ आंकड़ों का उदाहरण सामने में लिखा, जैसे हमारे पास अभी 3 उदाहरण है कि किसी शहर में वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता को मेट्रोलॉजिकल विभाग से प्राप्त, और ये जो डेटा है वो इस प्रकार है। तो अब इसमें उपस्थित जितने भी वैल्यूज है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेक्षण, या इसको बोल सकते हैं चर मान। किसी भी आंकड़े में उपस्थित प्रत्येक चर मान या प्रत्येक प्रेक्षण जो है कौन होंगे, उस आंकड़े में उपस्थित जो भी वैल्यूज हैं, जो भी एक डेटा है, जितने भी इंडिविजुअल डेटा है, उन सभी इंडिविजुअल डेटा को हम लोग प्रेक्षण या चर मान कहते हैं। जैसे हम लोग ऊपर अगर देखें तो यहाँ A एक चर मान है, B भी एक चर मान है, O भी एक चर मान है, मतलब आंकड़े में उपस्थित हर एक वैल्यू, हर एक मान को हम लोग चर मान या प्रेक्षण कहते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो टर्म है आंकड़े से संबंधित वो है परिसर।
जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं रेंज। ये रेंज या परिसर क्या है? तो आंकड़े में उपस्थित जो महत्तम वैल्यू है, महत्तम चौरमान है, और जो सबसे छोटा चौरमान है, न्यूनतम चौरमान है, इसके अंतर को हम आंकड़े का रेंज या परिसर कहते हैं। तो अगर हम अपने पहले वाले उदाहरण में हम आंकड़े का परिसर अगर हम ज्ञात करें, जैसे इस आंकड़े का परिसर अगर ज्ञात करना हो तो हम लोगों को परिसर अर्थात रेंज के लिए क्या करना होगा? जो सबसे महत्तम चौरमान है और जो सबसे न्यूनतम चौरमान है। अब हम लोग को आंकड़े को, ये आंकड़ा जो है ये कैसा आंकड़ा है? ये रॉ आंकड़ा है। कैसा आंकड़ा है? रॉ डेटा है, क्योंकि ये सजाया हुआ नहीं है। जिस प्रकार प्राप्त हुआ है उसी प्रकार से लिख दिया गया है। परंतु फिर भी अगर हम कोशिश करें तो हम इसके वैल्यूज को अर्थात चर मान को देखेंगे। तो इस रो में है 10, 20, 25, 11, 13, 7, 12, 31, यानी 31 बड़ा था। इस रो में देखते हैं 32 उससे बड़ा आ गया। इस रो में तो और उससे बड़ा नहीं है। इस रो में हम लोग देखते हैं तो नहीं है। अर्थात जो महत्तम चौरमान है हम देखते हैं 32 है। न्यूनतम चौरमान भी पता कर लेंगे। इस रो में देखेंगे तो 3 हो रहा है, इस रो में देखेंगे तो 2 हो रहा है, इस रो में देखेंगे तो 3 है, फिर इस रो में देखते हैं 2 है। तो न्यूनतम चौरमान 2 है। इन दोनों का जो अंतर है यह इस डेटा का, इस आंकड़ा का रेंज या परिसर या परास। तो ये सब जो है आंकड़े से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टर्म है। क्या क्या हुआ? आंकड़ों के प्रकार, प्राथमिक आंकड़ा, गौण आंकड़ा, रॉ डाटा, एरे डाटा, चौर मान और परिसर। अब हम लोग आएंगे चौर मान की बारंबारता के बारे में जानेंगे। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? तो फ्रीक्वेंसी क्या है? बारंबारता कोई भी चौर मान प्रेक्षण जितनी बार पुनरावृत्त होता है उसे हम लोग उस चौर मान की बारंबारता करते हैं। अर्थात अगर हम लोग इस डाटा का अगर हम चर्चा करेंगे तो ये रॉ डाटा है। हम लोग इसको क्या करेंगे? पहले सजाएंगे और सजाने के बाद देखेंगे कि हर एक चौर मान, जैसे 5 कितनी बार आया। जैसे हम देखेंगे 5 यहाँ 1 बार है, फिर आगे तो दिख नहीं रहा है, यहाँ 2 बार आ गया और यहाँ पे 1 बार भी नहीं। अर्थात 5 जो है, 5 की पुनरावृत्ति 2 बार हुई है तो इसकी बारंबारता जो है 2 हो जाएगा। सिमिलरली कोई भी चर मान, जैसे अगर हम 2 के बारे में बात करें तो 2 जो है एक यहाँ पे हमको दिख रहा है, फिर एक यहाँ पे दिख रहा है, तो इसकी भी बारंबारता 2 कही जाएगी। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो है कि आंकड़ों को विन्यस्त कैसे करें, आंकड़ों को सजाया कैसे जाए, या फिर आंकड़ों को प्रस्तुतिकरण, आंकड़ों को प्रस्तुत कैसे करें। और आंकड़ों का जो प्रस्तुतिकरण है ये आपके सिलेबस का एक टॉपिक भी है। आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन या एरेइंग ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन का कार्य। आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण क्यों जरूरी है? तो आप शायद समझ पाए होंगे अभी तक के डिस्कशन से कि जब आंकड़े हमें प्राप्त होते हैं तो उनको जब तक हम सजा न लें तब तक हम अध्ययन नहीं कर पाएंगे। आंकड़ों को सही ढंग से अध्ययन करने के लिए उसके प्रस्तुतिकरण की आवश्यकता होती है। और ये प्रस्तुतिकरण कैसे कैसे हम लोग कर सकते हैं? तो इस प्रस्तुतिकरण को करने का 2 तरीका है। पहला है आरोही या अवरोही क्रम में सजाकर, और जो दूसरा है सारणी बनाकर। पहला है आरोही या अवरोही क्रम में सजाकर और तीसरा है सारणी या टेबल बना। तो ये 2 तरीका है आंकड़ों के विन्यस्तीकरण का। हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। अभी पहला तरीका हम लोग जानते हैं आरोही या अवरोही क्रम में सजाकर। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं? जैसे एक डेटा दिया हुआ है, आपकी कक्षा में विद्यार्थियों की आयु वर्षों में निम्नलिखित डेटा का विन्यस्तीकरण, इस आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण कैसे करना है? आरोही या अवरोही क्रम में सजाकर करना है। तो अब देखिए ये जो डेटा है, इस डेटा का विषय क्या है? आयु। आयु के बारे में तथ्य या सूचना बनाया गया है। ये जो आयु है ये क्या कहलाएगा? चौर मान कहलाएगा। और जितने भी प्रेक्षण या वैल्यूज इसमें है उसको हम लोग कहते हैं चौर। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है या हमारा जो डेटा है इसको हम लोग सीखेंगे सजाने का कैसे? आरोही या अवरोही क्रम में। ये बहुत ही इजी है। इसको हम लोग क्या करेंगे? पहले हम लोग एक एक वैल्यू को थोड़ा सा पढ़ लेंगे। 12, 14, 13, 12, 14, 14, 15, 14, 16, 12, 13, 14, 15, 16 या 13 तक। तो हम लोग पढ़ने के बाद देखेंगे कि इस आंकड़े का जो वैल्यूज है वो कहाँ से कहाँ तक। तो हम लोग पाते हैं कि इसमें जो मिनिमम वैल्यू है वो 12 है और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 16 तक। तो हम लोग इसको कैसे सजाएंगे? 12 एक बार लिख दिया, इसको ऐसे कट कर दें। ये दूसरा 12 है, फिर यहाँ लिख दिया। फिर देखते हैं ये तीसरा आया, फिर देखेंगे अब तो 12 नहीं है। अब हम लोग आते हैं 13 पर। तो एक बार ये 13 आ गया, फिर ये 13 आ गया, फिर ये 13 आ गया, फिर ये 13 आ गया, 13 भी हो गया। अब आते हैं 14। तो ये 14 हो गया, फिर ये 14 हो गया, फिर ये 14 हो गया, फिर ये 14 हो गया। अब देखते हैं 15।
अब 16 बचा हुआ है, एक बार ये आ गया, दूसरा ये आ गया। तो इस प्रकार से आरोही या अवरोही क्रम में सजा करके हम लोग आंकड़ों को प्रस्तुत कर सकते हैं, जो कि एक पहला तरीका। परंतु ये जो तरीका है यह कब सूटेबल हो सकता है? जब हमारे पास चर मानों की संख्या काफी कम हो। अगर डाटा बहुत बड़ा है, अगर डाटा में प्रेक्षणों की संख्या बहुत अधिक है, तब हम लोग आरोही या अवरोही क्रम में जो सजाएंगे यह हमारे लिए सूटेबल नहीं भी हो सकता है। जैसे इसको भी हम लोग सजा सकते हैं, क्योंकि इसमें जो चर मान है, चर मानों की जो संख्या है 1 2 3 4 यह 25 है, तो इसको भी कर सकते हैं। परंतु अगर सपोज करें अगर 50 या 100 चर मान दे दिए, तब उस स्थिति में आरोही या अवरोही क्रम में सजा करके और उसका अध्ययन करना हमारे लिए सूटेबल, उपयुक्त नहीं हो सकता। तो हम लोग उस केस में क्या करते हैं? तो हम लोग उस केस में आंकड़ों को सजाने के लिए हम लोग सारणी बना करके आंकड़ों को प्रस्तुत करने का कार्य करते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं सारणीकरण के द्वारा प्रस्तुतिकरण, मतलब प्रेजेंटेशन बाय टेबल या टेबुलर मेथड, अर्थात टेबल बना करके आंकड़ों को प्रस्तुत। अब इस केस में हम लोग क्या करते हैं? तो जब भी सारणी बना करके हम प्रस्तुत करेंगे तो उसमें पहला एक तरीका होता है अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना, अर्थात अवर्गीकृत बारंबारता सारणी या अवर्गीकृत बारंबारता बंड। ये अवर्गीकृत क्या है? तो इसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी चर मान है उन सभी चर मान को लिखते हैं और उसकी बारंबारता कितनी है ये हम लोग उसमें लिखते हैं। अब ये बारंबारता पता करने के लिए हमको एक मिलान चिन्ह की भी जरूरत हो। तो ये जो टेबल बनता है अवर्गीकृत बारंबारता सारणी के लिए, उसमें हम लोग पहले चर मान लिखते हैं, फिर एक टेबल में मिलान चिन्ह लिखते हैं, फिर हम लोग बारंबारता लिखते हैं, और इस प्रकार से हम लोग बारंबारता सारणी बनाते हैं, जिसको अवर्गीकृत बारंबारता सारणी। तो बेसिकली जो अवर्गीकृत बारंबारता सारणी है उसमें हम लोग हर एक चर मान को लिखते हैं, जितने भी अद्वितीय चर मान है, जो भी इंडिविजुअल चर मान है, जो रिपीटेशन हुआ है, रिपीटेशन यहाँ लिखेंगे और हर एक चर मान को यहाँ लिखेंगे और उनका रिपीटेशन इधर लिखेंगे। तो प्रत्येक इंडिविजुअल अद्वितीय चर मान जो है सबको हम लोग लिखते चले जाते हैं। अब हम लोग इस पे एक उदाहरण लेते हैं और हम लोग इसको बनाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन है, किसी विद्यालय की 9वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों द्वारा 100 अंकों में से प्राप्त अंक निम्नलिखित है। 130 विद्यार्थियों का प्राप्तांक प्राप्त किया गया, एक सूचना संग्रह किया गया और ये डेटा आया। अब ये जो डेटा है ये होगा रॉ डाटा, ये सजाया हुआ डाटा नहीं है, और इसको अच्छा ढंग से प्रस्तुत करने से पहले सजाने का काम होगा। कैसे करेंगे? तो अवर्गीकृत बारंबारता सारणी बना करके। तो हम लोग इसका एक बारंबारता सारणी बनाएंगे और उसके आधार पर हम लोग कुछ अध्ययन या विश्लेषण हम लोग कर पाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे बारंबारता सारणी बनाने के लिए? हमारा जो टेबल का प्रारूप होता है वो क्या होता है? तो पहले हम लोग लिखते हैं चर मान, और यहाँ चर मान क्या है? प्राप्तांक है। चर मान का जो विषय है वो चर जो है वो प्राप्तांक है। और जो दूसरा टेबल बनाएंगे उसमें लिखेंगे मिलान चिन्ह, और जो तीसरा लिखेंगे वो होगा बारंबार। तो अब हम लोग पहले इस डाटा को एक बार गौर से देखेंगे, जैसे 10, 20, 70, 60, 95, 40, 70, 50, 36, 60, 92, 88, 40, 36, 72। तो हम लोग ये पाते हैं कि इसका मिनिमम वैल्यू हम लोग को क्या करना है? इस आंकड़े का न्यूनतम मान और महत्तम मान देख लेना है। पहले हम लोग आंकड़े को पढ़ेंगे और ये पता करेंगे कि इसका न्यूनतम मान और महत्तम मान क्या है, क्योंकि हम लोग लिखने समय न्यूनतम मान को पहले लिखेंगे और उसके बाद महत्तम मान को लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये ऑब्जर्व करेंगे कि इसका न्यूनतम वैल्यू और महत्तम वैल्यू क्या है। तो हम लोग देखेंगे इस रो में 10, 20, 70, 60, 95, 40, अर्थात 10 जो है हमारा न्यूनतम मान है। इस रो में देखेंगे, हाँ यहाँ 95 सबसे बड़ा वैल्यू है। यहाँ देखते हैं तो 95 से बड़ा तो वैल्यू कोई नहीं है और 10 से छोटा भी कुछ नहीं आ रहा है। यहाँ भी 95 से बड़ा कोई नहीं है और 10 से छोटा कोई नहीं है। तो हम देखते हैं 95 हमारा सबसे बड़ा वैल्यू है और 10 जो है वो हमारा सबसे छोटा वैल्यू है। तो हम लोग 10 से ही शुरू करते हैं। तो ये चर मान लिख दिए, इसको ऐसे काट देना चाहिए। और ये 10 हम लोग देखते हैं कि और कहीं पे है, हमको कहीं नहीं मिला, अर्थात 10 एक बार ही आया है और इसकी बारंबारता जो है हम 1 लिख लें। फिर हम लोग आते हैं 10 के ऊपर का वैल्यू क्या है, तो हम लोग इसको ऑब्जर्व करेंगे। 10 के ऊपर जो वैल्यू हमको दिख रहा है वो हमको 20 ही दिख रहा है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 20। अब ये 20 हम लोग देखते हैं कितनी बार आया, तो यहाँ तो एक बार आया तो 1 लिखेंगे और खोजेंगे, एक बार से ज़्यादा नहीं आया। अब हम आते हैं 20 के ऊपर, तो 70, 60 तो अभी नहीं लिखेंगे। 20 के ऊपर और भी वैल्यू है, जैसे यहाँ 36 है, यहाँ भी 36 हमको 20 के ऊपर नज़र आ रहा है।
तो हम बेसिकली देखते हैं 20 के ऊपर का वैल्यू 36 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 36 और देखते हैं एक तो ये है, इसको ऐसे काटेंगे और यहाँ लिखेंगे 1। फिर हम लोग आगे देखेंगे 36 यहाँ आया तो यहाँ से कट करके यहाँ पे लिख देंगे ये दूसरी बार आया। अब इस रो में तो नहीं है, फिर इस रो में देख लेंगे यहाँ पे तीसरी बार आया तो यहाँ भी ऐसे कट कर देंगे और यहाँ लिख देंगे। और ये 3 बार आया, ये टैली मार्क 3 हो गया। और यहाँ पे हम लोग अब हम 36 के ऊपर देखते हैं, तो 36 के ऊपर हमको दिख रहा है 40, तो हम लोग यहाँ पे जो चर मान लिखेंगे 40 लिख देंगे। और यहाँ एक बार है तो इसको काट देंगे। क्यों काटेंगे? ताकि हमको पता रहे दोबारा कोई रिपीट न कर दे, इसलिए हम लोग काटते चल रहे हैं। तो 40 लिख दिया। फिर और खोजेंगे, यहाँ एक 40 है तो यहाँ भी काटेंगे और यहाँ एक ऐड कर देंगे। फिर देखेंगे यहाँ तो इसको ऐसे काटेंगे, यहाँ हम ऐड कर देंगे। फिर यहाँ एक 40 है, ऐसे काट देंगे, यहाँ पे एक ऐड कर। फिर हम लोग आगे देखेंगे, अब नहीं है तो 40 का जो भी है हम लोगों ने यहाँ राइट डाउन कर लिया और ये आया 4 बार, तो हम लोग यहाँ 4 लिख। अब 40 के ऊपर हम देखते हैं, ऑब्जर्वेशन करते रहेंगे। यहाँ 50 है, 50 है, 50 है, तो बेसिकली 40 के ऊपर 50 है और बीच में कुछ है नहीं, तो 50 पे आ जाएंगे। फिर वही प्रोसेस करेंगे, यहाँ हम लोग कट करेंगे और यहाँ पे 1 लिखें। फिर आगे देखेंगे 50, यहाँ कट करेंगे तो इसका बारंबारता जो है हमारा 3 हो गया। इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, जगह की कमी है, तो आई थिंक आप लोग तो समझदार हो, सब समझ रहे हो। इसको हम आगे बढ़ा देते हैं। हाँ, काइंडली इग्नोर दिस टेक्स्ट। 50 हो गया। अब हम देखते हैं 50 के ऊपर क्या है, तो 50 के ऊपर का वैल्यू 60 है, 70 है, और देख लेते हैं बीच में कुछ है तो 56 मिल रहा है। तो हम 56 इस रो में तो नहीं देख पा रहे हैं, इस रो में भी नहीं है, इस रो में है 56। यहाँ कट करेंगे और ये एक बार आया तो 1 लिखेंगे। फिर ये दूसरी बार मिला तो यहाँ 2 लिखेंगे और यहाँ पे हम लोग 2 लिखेंगे। आते हैं अब 56 के ऊपर 60 है तो 60 पे आएंगे, एक बार 4 बार ये भी आया तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे। फिर आते हैं 60 के ऊपर तो 70 दिख रहा है और मिडिल का कोई वैल्यू नहीं है, हम 70 लिखते हैं। 70 एक बार तो यहाँ 1 लिखेंगे। फिर 70 दूसरी बार तो यहाँ 2 लाइन, तीसरी बार तो 3 लाइन और यहाँ इसका 3 लिख देंगे। अब 70 के ऊपर देख लेते हैं, सॉरी एक यहाँ छूट गया है, इसको एक और लिखेंगे और यहाँ पे 4 लिख। अब आते हैं 70 के ऊपर, हमको यहाँ 80 दिख रहा है और 88 भी है, पहले तो नहीं, सॉरी 72 भी दिख रहा है, तो हम लोग 72 लिखेंगे। और 72 कहाँ पे है, यहाँ पे है एक बार और आगे नहीं है तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। 72 हो गया। अब 72 के ऊपर हम देखते हैं 80 है हमारा एक वैल्यू, तो 80 देख लेंगे, इस रो में तो है नहीं, यहाँ पे एक बार है तो इसको कट करेंगे और यहाँ पे भी नहीं है। अब 80 के बाद हम देखते हैं क्या है, तो हमारे पास एक 88 है, तो 88 पे चलते हैं। 88 एक बार, 2 बार और इसका जो है यहाँ पे 2 लिख देंगे। फिर आते हैं 88 के ऊपर तो 92 दिख रहा है, तो 92 यहाँ पे लिखेंगे। कितनी बार आया, तो एक बार, यहाँ भी एक बार। फिर 92 कहाँ है, एक बार यहाँ है तो फिर यहाँ पे लिख देंगे। और 92 एक बार यहाँ है तो यहाँ भी लिख देंगे, तो यहाँ पे हो गया 3 बार। अब आते हैं, हमारा एक 95 भी है, हाँ, तो 95 को भी कट करेंगे और एक बार है और यहाँ पे लिख देंगे। अब हम देख लेंगे कि सारा ऑब्जर्वेशन जितने भी प्रेक्षण है सबको हमने कट किया कि नहीं, कुछ बच तो नहीं गया। तो हम लोग देख लेंगे सारा का सारा कट किया हुआ है, अगर कहीं गलती भी होगा तो पता चल जाएगा, मतलब कट किया है, हमारा कोई भी डाटा छूटा नहीं है। अब हम लोग इसको, हमारा ये बारंबारता सारणी एक तैयार हो गया है। फिर भी हमारा ये बारंबारता सारणी सही है या नहीं, तो हम लोग इस बारंबारता को काउंट करेंगे और काउंट करके ये देखेंगे कि यहाँ पे 30 विद्यार्थियों का था, टोटल कितने विद्यार्थी थे, 30 स्टूडेंट थे। तो हम लोग देखेंगे कि हमारा बारंबारता का संख्या 30 आ रहा है कि नहीं, तो देख लेंगे 1 1 2 3 5 4 9 9 3 12 12 2 14 4 18 18 4 22 22 1 23 23 1 24 24 2 26 26 3 29 और 29 1 30, कुल वैल्यू हमारा 30 प्राप्त हो गया। अर्थात इसमें कोई भी प्रेक्षण, कोई भी चर मान छूटा नहीं है, हमने सारे मान को एकोमोडेट यहाँ पे स्थान दिया और सभी का बारंबारता काउंट करने पे 30 आ गया। तो इस प्रकार जो हम लोग प्रस्तुत किए हैं डाटा को, आंकड़ा को, ये था रॉ डाटा और ये हो गया सजाया हुआ विन्यस्त डाटा। और ये जो सजाने का तरीका है, इसको हम लोग अवर्गीकृत बारंबारता सारणी के द्वारा प्रस्तुत किए हैं, इसको बोलते हैं अवर्गीकृत बारंबारता सारणी। इसमें क्या लिखे हैं, तो चर मान, मिलान चिन्ह और बारंबारता। हर एक वैल्यू को हम लोग एक बार पहले डाटा को पढ़ लेंगे, क्या क्या वैल्यू इसमें उपस्थित है, उसका महत्तम मान और न्यूनतम मान क्या है। न्यूनतम मान से शुरू करेंगे, उसके आगे बढ़ते 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 हम लोग महत्तम मान तक जाएंगे। और जो विधि हमने बताया कि कट करेंगे, यहाँ एक मिलान चिन्ह पे 1 देंगे लकीर, इस प्रकार से करते करते हम लोग
इस बारंबारता सारणी को बनाते हैं। इसको बोलते हैं अवर्गीकृत बारंबारता सारणी। आज यही तक हम लोग क्लास को रोकते हैं। अब अगले दिन के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जो दूसरा हमारा प्रेजेंटेशन का तरीका है, जिसका नाम है वर्गीकृत बारंबारता सारणी। इसके आगे हम लोगों का है, आज हम लोगों ने चर्चा किया था अवर्गीकृत का, और अगले दिन हम लोग चर्चा करेंगे कि वर्गीकृत बारंबारता सारणी ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे हम लोग तैयार करते हैं और कैसे आंकड़ों को प्रस्तुत करते हैं। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।